हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसका आधा पार्ट में है पिछले। ओके बच्चों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर। टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? आकार, प्रतीक, दूरी और दिशा। तो आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि प्रतीक, दूरी और दिशा ये तीनों ही मानचित्र का घटक है। ठीक है, ये तीनों ही मानचित्र का घटक है, लेकिन जो आकार है वो मानचित्र का घटक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होता है कि निम्नलिखित में मानचित्र का घटक कौन सा नहीं है? आकार मानचित्र का घटक नहीं है। प्रतीक, दूरी और दिशा। प्रतीक यानी कि जो अलग अलग प्रतीक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रूढ़ प्रतीक जिसे बोलते हैं, रूढ़ चिन्ह। उसमें क्या होता है कि इसे कुएं के बारे में दिखाया गया है, नदियों का, रेलवे पटरियों का प्रतीक एक बनाया जाता है, तो वही प्रतीक वो मानचित्र में यूज किया जाता है। दूरी तो यूज किया ही जाता है, दिशा भी यूज किया जाता है, लेकिन आकार यूज नहीं किया जाता। ओके, तो मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? प्रतीक, दूरी और दिशा, आकार नहीं है। अब है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कौन बनाता है? ये भी ज्योग्राफी का है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ओके, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, मैं उतना झुका हुआ नहीं बना पाई हूँ। पृथ्वी क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है। कोशिश करती हूँ फिर से बनाने की। पृथ्वी हम अपने कक्षीय समतल पर थोड़ी सी झुकी हुई है। ओके, मान लो कि इस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है। ओके, ये भी उतना नहीं झुक पाया, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं। और ये भूमध्य रेखा, अगर पृथ्वी झुकी हुई भूमध्य रेखा ऐसे हुआ ना, तो ये अपने कक्षीय समतल पर थोड़ी सी झुकी हुई है और यहां से एक कोण बनता है यहां तक का, मतलब ये झुकाव है तो ये एक कोण बनाती है। तो इस कोण को क्या कहते हैं? यहां से जो ये कोण बनाती है, इस कोण को हम मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये जो कोण होता है, जो पृथ्वी झुकी हुई है वहां से भूमध्य रेखा, वहां पे जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का कोण बनता है अपने कक्षीय समतल पर। कक्षीय समतल ये होता है, इसे कक्षीय समतल बोलते हैं। इस झुकाव को बोलते हैं जो अपने अक्ष पर झुकी, तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों से कितनी झुकी हुई है? तो वो ध्रुवों से जो पृथ्वी का झुकाव है, अपने कक्षीय समतल पर झुकाव है, ध्रुवों से कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 23.5 डिग्री का, 23.5। याद रखिएगा, ध्रुवों से कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई, 23.5 का कोण बनाती है ध्रुवों के पास से, और यहाँ से कक्षीय समतल से 66.5। वैसे ज्यादातर ये कक्षीय समतल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत, जनपद पंचायत जो होता है, जो पॉलिटी में हम 6 क्लास में कर चुके हैं। ओके, जनपद पंचायत हमेशा ही जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं। नगर पालिका वार्ड और जिला परिषद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पंचायत की बात की गई है। ठीक है, ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम सभाएं तो गांव में होती है, वो वैसे होती है। कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जनपद पंचायत है ना, ये याद रखिएगा, जनपद पंचायत की बात गई है, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ग्राम पंचायत क्या होता है, एक बहुत बड़ा गांव हो तो उनका एक अलग हो सकता है, या 4-5 गांव के समूह का एक पंचायत होता है, इसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अब जनपद पंचायत उससे ऊपर होता है, एक जनपद पंचायत के अंदर कई ग्राम पंचायत होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है? सामाजिक विज्ञापन। ठीक है, सामाजिक विज्ञापन की बात की गई है। ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है? सामाजिक विज्ञापन से सामाजिक विज्ञापन वो विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो सामाजिक विज्ञापन क्या होता है, जो समाज के लिए कोई भी न्यूज हो या कोई भी जो एड हो वो पूरे समाज के लिए है। ठीक है, कोई वो विज्ञापन किसके लिए है? पूरे समाज के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञापन। ठीक है,
फिर दूसरा क्या है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारा गलत है। सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वो किसी कंपनी के द्वारा भी किया जा सकता है, समाज सेवक के द्वारा भी किया जा सकता है सामाजिक विज्ञापन। तो सामाजिक विज्ञापन किसी के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। और तो हमारा ए सही और बी गलत है। ओके, जैसे कि पानी की कमी हो रही है, ठीक है, पानी की कमी हो रही है, ऐसा ऐड आता है ना कभी कभी कि पानी की मतलब कि कुछ वैसे ऐड आते हैं, वैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि पानी की कमी हो रही है तो हमें पानी को बचाव करना चाहिए, इस तरह के ऐड आते हैं। तो वही होता है कि सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते, वो वैसे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ए हमारा सही और बी गलत है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य, ये थोड़ा सा कट गया है बेटा, तो यहाँ पे ये कलमकारी होगा, याद रखिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? कलमकारी होगा यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। जो कपड़ों पे छाप डिजाइन होता है, कलमकारी छापा होता है, वो कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? उत्तराखंड में कौन सा है? भोटिया जनजाति, याद रखिएगा, भोटिया जनजाति कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यहाँ पे गोड़ है, गोड़ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, भील के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो गोड़ और भील कहाँ पे पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बस भोटिया जनजाति का आप याद रखिएगा, भोटिया जनजाति कहाँ पे है? उत्तराखंड में है भोटिया जनजाति। गोड़ और भील ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको पहले बोल चुकी, जब भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, साथ के साथ में एक दो क्वेश्चन आपको दूंगी जो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो गोड़ और भील के बारे में आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे पढ़ाया हुआ है मेरा, तो आप बता सकते हैं आराम से कि ये जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले जनजाति कौन से हैं, तो भोटिया जनजाति है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन से शासक रखते थे? कुषाण, याद रखिएगा, कुषाण शासक जो थे 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर जो सबसे ज्यादा नियंत्रण था, किनका नियंत्रण था? कुषाणों का। अब रेशम मार्ग है क्या? रेशम मार्ग क्या है कि चाइना में रेशम का उत्पादन होता था, ठीक है। वहां जो रेशम का आविष्कार हुआ है चाइना में हुआ है। तो चाइना से जिस रास्ते से रेशम दूसरे देशों में गया, उस रास्ते को रेशम मार्ग बोला गया है। तो उन रेशम मार्ग पे जो नियंत्रण रखते थे वो कुषाण शासक रहते थे, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। सहायक संधि हमारा क्या था? सहायक संधि में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कहती थी भारतीय शासकों को कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं आपके राज्य को अपने अधीन करूंगा, क्योंकि आप मतलब कि मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा, क्योंकि आप सेना प्रदान करूंगा मैं आपको, क्योंकि आप क्या है कि अपने राज्य का शासन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सेना प्रदान करूंगा और आपको उस सेना को आपको सैलरी देनी होगी। ओके, तो ये सहायक संधि थी। उसके बाद क्या होता था कि वो सहायता प्रदान करते थे कि मैं आपको सहायता प्रदान कर रहा हूं, और सहायता प्रदान करने के बाद क्या होता था कि कुछ दिनों के बाद वो ये बोलते थे कि आप अपना शासन सही तरीके से नहीं करा रहे हैं। और ये भी था कि अगर एक महीने भी कभी भी वो सेना को सैलरी देने से या अंग्रेजों को पैसे देने से चूक जाते थे तो उनके राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। तो ये थी सहायक संधि। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। क्या बाध्य किया? वो अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। ये तो है नहीं, सहायक संधि में कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त की जाती थी, स्वतंत्र सैनिक नहीं रख सकते थे भारतीय शासक। वह अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वो कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये भी नहीं है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि भारतीय जो शासक है वो स्वतंत्र सैनिक नहीं रख सकते थे, अंग्रेज उसे सैनिक देंगे और उसका रखरखाव और खर्चा भी उन्हें उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वो अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव पर का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। वो अपने स्वतंत्र सैनिक रखेंगे, देख रहे हैं, ये भी गलत है, स्वतंत्र सैनिक नहीं रख सकते, सबसे पहले यही गलत हो गया। अब है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये सहायक संधि का जो भी थे, सहायक संधि के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं को, जो शासकों को बाध्य किया था, तो इस तरह से वो बाध्य करते थे। अब नेक्स्ट है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य
नहीं है। अहोम के विषय में, अहोम राज्य के विषय में। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। बिल्कुल गलत है, ये अहोम राज्य कुलों में विभाजित नहीं था। और क्या, अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। बिल्कुल सही है, अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत, बहुत बड़ा समाज था और बहुत पैसे वाला माना जाता था। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, तो ये भी सही है। अहोम राज्य किस चीज पर निर्भर था? बेगार। बेगार क्या होता है? बेगार होता है कि बिना सैलरी के किसी से काम करवाना, उसे बेगार कहते हैं। तो जो सबसे सही इसका आंसर, ये सारे सही है कि ये सभी अहोम राज्य में होता था, लेकिन अहोम राज्य कुलों में विभाजित नहीं था जिन्हें पाइक कहा जाता है। पाइक किसे कहा जाता था? राज्य कुलों में विभाजित था तो उन्हें पाइक कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हैगियोग्राफी संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से, किसी भी संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हैगियोग्राफी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो सवाना, स्टेपी, डाउन, पंपास। सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और ये जो तीन है, अब एग्जाम बहुत पास है बेटा, तो सारे आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी बल्कि आप मुझे बताएंगे। ये तीन है, स्टेपी, डाउन और कंपास। ये तीनों घास स्थल किस तरह के घास स्थल है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में। बिल्कुल आपको देना है, क्योंकि अब एग्जाम पास है तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस भी होता चलेगा। तो इन तीनों के नाम आप कमेंट में जरूर लिखा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्लीज कमेंट में आंसर दें मुझे कि स्टेपी घास स्थल किस तरह का है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, डाउन और पंपास सॉरी, ये तीन घास स्थल किस तरीके के घास स्थल है। और जो हमारा क्वेश्चन है सवाना घास स्थल से है कि सवाना घास स्थल किस तरह का है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्लियर है? उष्णकटिबंधीय क्या होता है? भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। ओके, अब नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? खाद्य सुरक्षा है कि सभी मनुष्यों के पास उचित भोजन और सही कैलोरी में भोजन मिल पाए, उसे हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। सभी लोगों की पहुंच हो और सही कैलोरी के साथ उनकी भोजन मिल पाए, ये खाद्य सुरक्षा होता है। तो खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला क्या है? कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बिल्कुल सही है, कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य यही है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, कि सभी को सही कैलोरी में भोजन मिल पाए और लोगों की पहुंच हो भोजन तक। फिर है दूसरा, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सामग्री की कमी होती है, तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सामग्री की कमी होती है, तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब भोजन नहीं मिल पाता, वैसे भी नॉर्मली भी भोजन नहीं मिल पाता, तो सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हर समय, यह है खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय। तो सेकंड हमारा गलत है, ए हमारा सही है, ए सही है और बी गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ गैस, कोयला। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला। क्या निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जा सकता, प्राकृतिक गैस को भी नहीं मानेंगे, कोयला को भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे होना चाहिए ईंधन नहीं माना जाता। ठीक है, मुझे लगता कट चुका है, क्योंकि जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी भी जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं, क्योंकि कोयला किस तरीके से बनता है? जमीन के अंदर दबते रहने, उसमें लकड़ी, जीवाश्म सारे ही होते हैं। तो इसमें जलाऊ लकड़ी है कि जो लकड़ियां होती है वो किसी जीवाश्म से थोड़ी ना बनती है, क्या किसी जीवों के अंश से लकड़ियां बनती? नहीं बनती। तो यहाँ पे नहीं होगा, जो कट चुका है कि निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता। तो जो जलाऊ लकड़ी होती है वो जीवाश्मी ईंधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश कर सकता है? तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र है उसका अत्यधिक विनाश कर सकता है कौन? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप। तो सुनामी जो होता है, आपको याद रखना है, जो ज्वार भाटा जो होता है, जो समुद्र की तरंगे होते हैं, 15 मीटर से जो ऊपर की तरंगे होती है उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, 15 मीटर से ऊपर की जो तरंगे होती है उसे सुनामी कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा विनाश करता है। सुनामी के बारे में आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि बहुत ज्यादा विनाश होता है, तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं,
जो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट था वो भी सुनामी के कारण ही समुद्र में डूब गया है। ओके, तो सुनामी से क्या, ज्वालामुखी से तो पता है, ज्वालामुखी तटीय क्षेत्रों में तो जरूरी नहीं है क्या है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में हर दिन, नियमित रूप से हर दिन समुद्र के जल का 2 बार उठना और गिरना, वो क्या होता है, ज्वार भाटा। ठीक है, 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहा जाता है। भूकंप क्या है, भूकंप वो तो पृथ्वी का कंपन है, तो उसमें तटीय क्षेत्र का, इसमें क्या है, तटीय, केवल तटीय क्षेत्र का, याद रखिए, केवल तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश करता है, तो क्या है वो, सुनामी। सुनामी ही एक ऐसा है जिसके कारण क्या होता है, केवल तटीय क्षेत्रों का विनाश होता है बहुत ज्यादा। ओके, पृथ्वी, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, किससे बनी है, निकल एवं लोहे से। पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा चुकी हूं मैं चैप्टर में। सबसे नीचे की परत कौन सा है, क्रोड, उसके ऊपर है मेंटल्स, और सबसे ऊपर की परत प्रॉपर्टी है। सबसे मोटा परत क्रोड है, उससे पतला मेंटल, और सबसे पतला परत कौन सा है, प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, क्रोड में लिक्विड जो ये बोल सकते हैं लावा होता है क्रोड में। तो निकल एवं लोहे, निकल, और वो किस चीज से बना है, निकल और लोहे से बना है क्रोड का परत। ठीक है, क्रोड और बना किससे है, निकल एवं लोहे से। तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ चैप्टर में, ये देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सिर्फ ये नहीं पूछ सकता कि आंतरिक परत कौन है, उसमें क्रोड, मेंटल और प्रॉपर्टी, ये नहीं देगा। ये भी दे सकते हैं किस चीज से बना है, सिलिका एवं लोहे से, निकल एवं एल्यूमिनिया से, सिलिका एवं एल्यूमिनिया से नहीं, निकल एवं लोहे से बना है हमारा क्रोड। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। निक्षेपण क्या होता है, जमा करना, याद रखिएगा। अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन क्या होता है, तोड़ना और काटना, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा होना। ठीक है, तो विसर्प, विसर्प क्या होता है, नदी की जो इस तरह की आकृति होती है जो ऐसे से घूमती रहती है सांप की तरह, तो इस मोड़ को विसर्प कहा जाता है। ठीक है, चाप झील, चाप झील क्या होता है, जब नदी की आकृति ऐसे घूमती घूमती क्या होता है, बहुत ऐसे घूम जाए और यहां से घूमते हुए, मतलब कि यहाँ पे नदी इधर से मुड़ गई और यहाँ पे एक झील बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक झील बन जाता है, तो ये क्या हो गया, चाप झील। जलप्रपात, जलप्रपात तो पता है कि ऊपर से जब गिरती है पानी, जब किसी पहाड़ से बिल्कुल सीधे नीचे गिर रही है उसे जलप्रपात कहते हैं। बाढ़कृत मैदान, बाढ़कृत मैदान क्या होता है, जब बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी जब तटों तक आता है और तट मतलब नदी के किनारे आता है, और जब वो पानी सूख जाने के बाद वहां पे मिट्टियां और गाद जमा हो जाती है जो पानी के साथ आया होता है, तो वो होता है निक्षेपण की प्रक्रिया, कि निक्षेपण के कारण कि वो छोड़ के चला गया। ठीक है, छोड़ के चला जाना, वहां पे लाके छोड़ देना, उसे निक्षेपण कहते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो बाढ़कृत मैदान निक्षेपण कार्य का परिणाम है, निक्षेपण के कारण बाढ़कृत मैदान बनता है। ओके, अब विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, जलप्रपात तो अपर्दन कर रहा है ना, काट रहा है। ठीक है, चाप झील भी कट रहा है, चाप झील कोई निक्षेपण नहीं, कट रहा है। विसर्प भी कट रहा है, लेकिन निक्षेपण क्या है, कि लाके छोड़ देना किसी चीज को, निक्षेपण है। नेक्स्ट है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, तो 5.2 जो 2.0 है, इस पर हल्का सा एहसास होता है, उस पर कुछ नहीं होता, हल्का कंपन का एहसास होता है, कभी कभी एहसास भी नहीं होता। 5.0 से अधिक की तीव्रता पर क्या होता है, वस्तुएं गिरने लगती हैं। 6.0 की तीव्रता पर मकान और मकान भी गिर सकते हैं, और 7.0 की तीव्रता पर तो मकान मतलब मकाने गिरने लगती है और बिल्कुल विनाश हो सकता है एक तरीके से। तो याद रखिएगा 5.0 की तीव्रता पे वस्तुएं गिरने लगती हैं। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक चलन का प्रारंभ हुआ था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला आने के साथ साथ निम्नलिखित में से किस चलन का प्रारंभ हुआ था। याद देखिए, ब्रिटिश कला आने के बाद तैल चित्र हुआ, भित्ति चित्र तो बहुत पहले से चल रहा था, तैल चित्र का प्रयोग हुआ था, और उसके साथ परिप्रेक्ष्य विधि, परिप्रेक्ष्य विधि का भी चयन हुआ था, कि क्या हो रहा है, घटना के बारे में पूरा बनाया जाता था चित्र, इस तरह की विधि का भी चलन हुआ था। तो मतलब कि सबसे ज्यादा चलन क्या निम्नलिखित में किस एक का चलन हुआ था, तो परिप्रेक्ष्य विधि का। ठीक है, परिप्रेक्ष्य विधि का चलन हुआ था ब्रिटिश काल के दौरान, मतलब कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला आने के साथ साथ परिप्रेक्ष्य विधि का बहुत ज्यादा चलन हुआ था। राजा लोग बहुत ज्यादा इस तरह के चित्र बनवाते थे कि जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं से रिलेटेड वो चित्र बनवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और परिप्रेक्ष्य विधि में क्या होता था, पहले क्या होता था कि आगे पीछे जो भी लोग खड़े हैं बिल्कुल सीधा नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जो लोग दूर खड़े हैं उनको छोटा बनाया जाता था, ये दिखाया जाता था कि जो दूर खड़े हैं, ऐसा मतलब कि महसूस होने लगा था कि इस तरह चित्र देखकर कि कुछ लोग दूर खड़े हैं, कुछ लोग पास खड़े हैं,
कुछ दूर और पास वाली चीजों को उस तरह से दिखाया गया था कि वो दूर है, पास है, दूर की चीजों को छोटा, पास की चीजों को बड़ा दिखाया जाता था। ये सारी चीजें परिप्रेक्ष्य विधि में दिखाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। याद रखिए श्रेणी, पाइक, इन सभी चीजों को मैं आपको करा चुकी हूँ हिस्ट्री में, और मैंने बोला है कि इससे आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक आता है, तो आपको ये याद करना है। हिस्ट्री में मैं करा चुकी हूँ ये सब आपको 7th क्लास की हिस्ट्री में। ओके, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी। तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी। याद रखिएगा, शिल्पकारियों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ओके, अब देखिए क्या है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही का उत्तर चयन कीजिए। पांडुलिपि और अभिलेख, ठीक है। पांडुलिपि क्या होता था? पांडुलिपि ताड़पत्रों पे या बुर्ज के छालों पे लिखा जाता था, एक पेड़ है बुर्ज, उसके छालों पे। और अभिलेख क्या होता था? अभिलेख खुदाई करके, पत्थरों पे खुदाई करके, लकड़ियों पे, इस तरह से अभिलेख बनाया जाता था। अब देखते हैं ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा भुज्र नामक वृक्ष की छाल के से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किया जाता था। ये भी सही है, दोनों ही सही है हमारा, ए और बी दोनों सही है। अभी मैं बता चुकी हूँ पांडुलिपि क्या होता था? ताड़पत्रों पे अथवा भुज्र नामक पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर। और अभिलेख क्या होता था? जो ठोस चीजों पे खुदाई करके बनाई जाती थी, पत्थर, धातु, किसी भी जो ठोस हो उस पे खुदाई करके कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किया जाता था, उसे अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी। हमेशा याद रखिएगा, फारसी प्रशासनिक भाषा थी दिल्ली के सुल्तान के शासन काल में। ओके, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन थे बौद्ध धर्म में? जो निर्वाण प्राप्त कर लेते थे, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त कर लिया, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। निर्वाण वही जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और जो घर छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे पूरी तरह से, उसे ही क्या बोला गया था? बोधिसत्व बोला गया था। बिल्कुल ध्यान रखना है, उसे ही बोधिसत्व बोला गया था, जो निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे और जो घर छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे, उन्हें बोधिसत्व बोला गया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला है, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्या है? कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला क्या है? उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए, बिल्कुल उनके पास अपना घर होना चाहिए, शर्त थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी शर्त थी। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वो भू राजस्व वसूला जाता है, यानी कि जहां से टैक्स दिया जाता है, कर दिया जाता है, वैसे जमीन का उन्हें स्वामी होना चाहिए। ये तीनों ही था, लेकिन यहाँ पे 25 की जगह पे 35 वर्ष की बात की गई थी कि उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए थी। ऐसे लोग ही सभा के सदस्य हो सकते थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नहीं है चोल साम्राज्य के सभा का सदस्य बनने के लिए, इसलिए फर्स्ट सही है। याद रखिएगा, बुद्ध ने चोल साम्राज्य की बात मतलब कि के बारे में यही बात की थी कि वहां अगर नियमित सभाएं होती रहेगी तो उन्हें कोई कभी नहीं हरा सकता, चोल साम्राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि रोलेक्ट एक्ट अधिनियम क्या था? इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान किया नहीं, इसने भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी। वो तो आर्म्स एक्ट था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाया गया था, याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट था वो। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था तथा पुलिस को और अधिक अधिकार प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। रोलेक्ट एक्ट क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, और पुलिस को और ज्यादा अधिकार दे दिया गया था कि पुलिस को जिस पे भी शक हो उठा के जेल में डाल दो, उसको मारो पीटो जो भी करो। तो रोलेक्ट एक्ट में यही था कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिया गया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी भारतीय सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये किया गया था। तो रोलेक्ट एक्ट लागू कब किया गया था? 1919 में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था भारत में, और उसी विरोध के तहत जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी वही हुआ था रोलेक्ट एक्ट के तहत। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट में क्या था
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी और साथ के साथ पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जो अर्थशास्त्र थी, जो इकोनॉमिक्स नहीं है हमारी। याद रखिए, हमारा इकोनॉमिक्स नहीं है वो। उस अर्थ चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में क्या था? राज्य का प्रशासन चलाने के तरीके। ठीक है, राज्य के प्रशासन चलाने का तरीका ही था चाणक्य के अर्थशास्त्र में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। ये क्वेश्चन भी आता है, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य अशोक के गुरु थे। ठीक है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है? गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। कौन सा भाग था? मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे उसे मंडप कहते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं शायद लास्ट जो एसएसटी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूँ उसमें ये था कि जहां पे लोग एकत्रित होते थे उसे क्या कहते थे? उसे मंडप कहते थे। याद रखिएगा, मंदिर में उसे मंडप कहा जाता था जहां पे सभी लोग एकत्रित होते थे और एक सभा सी होती थी वहां। गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था उसे तो गुफाई बोला जाता था, मूर्ति और भित्ति चित्रों द्वारा सजाया जाता था। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता था। हमेशा याद रखिएगा, वह स्थान जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता है? अभी भी उसे गर्भगृह कहा जाता है। वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, मंडप में ही धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, लेकिन गर्भगृह में क्या होता था कि जो मुख्य देवी देवता है उनकी मूर्ति रखी जाती थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? यानी कि घास भूमि में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, पंपास, वेल्ट्स, प्रेरी। जो प्रेरी है वो अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। प्रेरी, याद रखिएगा, प्रेरी घास स्थल किसका निवास स्थल है? अमेरिकी मूल निवासियों का घास स्थल है। ओके, सॉरी, निवास स्थल है। ठीक है, प्रेरी। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेरी घास स्थल कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? अमेरिका के लोग रह रहे हैं तो अमेरिका में ही तो होगा। तो प्रेरी घास स्थल कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। यह तालाबों और पोखरों में विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर, ये 3 ज्योग्राफी में है, 8th क्लास की ज्योग्राफी में। बिल्कुल आप देख के मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको ऊपर भी क्वेश्चन दे चुकी हूँ, ये भी क्वेश्चन ये आपको बताना है कि हॉर्टिकल्चर, क्वेश्चन मार्क सही से नहीं लग पाया फिर भी मैं लगा रही हूँ। ओके, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर ये क्या है? ये आप मुझे बताएंगे। बेटा आप भी थोड़ा एफर्ट करिएगा, लिखने की कोशिश करिए ना, आप बताएंगे तो आपको याद होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में आंसर देंगे तो उनको रिवीजन होता रहेगा। गलती होगी ना आपसे, कोई बात नहीं, गलतियां हमसे एक बार होती है। याद रखिएगा, अगर मान लो ये सेरिकल्चर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, सेरिकल्चर का आंसर आप मुझे अभी गलत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें मैं आपको करेक्शन कराऊंगी ना। अगर गलत लिखेंगे तो करेक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन अगर एग्जाम में गलती हो जाएगी तो करेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में प्लीज जरूर दें। पिसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है। तालाबों और पोखरों में जो मत्स्य पालन होता है वही है पिसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर आप मुझे बताएंगे इनके बारे में आंसर कमेंट में। ओके, अब देखिए, बेरिंग जल मंडरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है, जिसे बेरिंग जल संधि भी बोलते हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बोल सकते हैं इसको, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी ये लिखा गया है, लेकिन बेरिंग जल संधि भी इंपॉर्टेंट है। किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर इधर है, आर्कटिक महासागर इधर है। ओके, तो इन दोनों को जोड़ने वाले जल संधि को क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। क्लियर है? ये प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है 21 मार्च और 23 सितंबर को। बेटा ये मैं अभी मैराथन की क्लासेस में आपको बता चुकी थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की ऐसे परिक्रमा करते हैं दीर्घवृत्ताकार
दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में परिक्रमा करती है पृथ्वी। यहाँ पे पृथ्वी होती है, इधर होती है, ये वाला याद करिए। मैं आपको बना के याद करने के लिए मैंने बताया, बोला था आपको कि आप बना के याद करिए। मैं आपको बता चुकी थी, ये अभी मैराथन की क्लासेस में भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ज्योग्राफी की जब थ्योरी करा रही थी तब भी मैंने आपको ये करा दिया था। ये जो समय होता है ये 23 मार्च का होता है, ये 21 मार्च का होता है। तो ये जो समय, ये 21 मार्च का समय है और ये 23 सितंबर का समय है। ये 21 मार्च है और ये क्या है 23 सितंबर। ये जो दोनों समय होता है, दोनों ही समय क्या होता है, पृथ्वी सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है कि कोई भी ध्रुव, इसमें कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। जब यहाँ पे होती है ना हमारी पृथ्वी, तो क्या होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता किसी भी ध्रुव की, और भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए क्या होता है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। देखिए क्या है, सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा विषुववृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, और इसे विषुव बोला जाता है। याद रखिएगा, विषुववृत्त पे चूंकि भूमध्य रेखा या विषुववृत्त एक ही है, विषुववृत्त पे चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इस जगह पे भी और इस स्थिति में ही, इसलिए इसे विषुव बोला जाता है। विषुव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज, मैंने जो ज्योग्राफी के अभी मैराथन क्लासेस का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं जो चैनल पे, उसे जरूर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलेंगे। पूरी 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसमें, 6 क्लास का हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट उसमें दिया गया है। ओके, तो इसे विषुव कहते हैं। क्या है, इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो वो कौन सा है, जब सूर्य मतलब कि जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, कोई भी झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सीधी कब पड़ेंगी, जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा, ये जो हमारा इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। फरवरी 2015 का है ये क्वेश्चन नंबर 61। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई। प्रमुख समूहों का, याद रखिए क्या वर्ड है, प्रमुख समूहों का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। किसी एक प्रमुख समूह का हमारे समाज का मतलब थोड़ी ना है, किसी एक को हम प्रमुख मान ले, किसी एक को हम महान मान ले। पक्षतापूर्ण, पक्षतापूर्ण भी नहीं होना चाहिए, हमें पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना है पढ़ाते हुए, चाहे सामाजिक विज्ञान हो या कुछ भी हो। तटस्थ और संवेदनशील, और तटस्थ और संवेदनशील, तो ये हो सकता है कि संवेदनशील भावना हमें रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्लास में क्या होता है कि बहुत से बच्चे अलग अलग संस्कृति के होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, तो सबके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। सीखने की जो होती है लोगों में लगन, वो अलग अलग होती है, तो सबको संवेदनशीलता के साथ एक साथ लेके हमें आगे बढ़ना है। तटस्थ मतलब अच्छी भाषा। मुश्किल भाषा का प्रयोग तो हमें बच्चों को पढ़ाने में करना ही नहीं है। जितना इजी से इजी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को भी सिखाइए। अगर आप टीचर हैं, कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को भी आप सिखाइए कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो अपने लैंग्वेज में करे, किताबी लैंग्वेज में ना करे, वो अपने लैंग्वेज में। वही चीज, अपने लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि ये लोकल लैंग्वेज, मतलब वो जैसे इजी तरीके से लिख सकते हैं वैसे लिखे और वैसे ही याद करे, तो हमें हर चीज अच्छे से याद होती है, तो बच्चों को भी याद होगी। ओके, तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील। ओके, अब नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट बनाकर क्या दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचानना। तो ये बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है और क्या चुनौतियां होती हैं, ये हम पढ़ते हैं। लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की चुनौतियां, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है, तो उसको पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है, वो जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमें बताना ही नहीं है कि जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार का है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए हमेशा ही आपको ये बताया जाता है कि जो हमारा समाज है उससे रिलेट करके हमें पढ़ाना है। ये नहीं कि जो बुक में है वही सही है, समाज में जो हो रहा है वो सही नहीं है, बल्कि हमें रिलेट करके पढ़ाना है।
यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थान तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो ये हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए, तो ये भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में जो जैसे है वैसे ही हम स्वीकार करेंगे, जो हमें ये लग रहा हो कि हमारे खिलाफ है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, उसमें हमें आवाज भी उठानी चाहिए। लोकतंत्र का तो मतलब भी यही है कि हम अभी अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात हम उसमें रख सकते हैं। सरकार के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, अपनी बात हम बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही गलत है। सही हमारा कौन सा है? फर्स्ट। इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषता और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रियात्मक मूल्यांकन। ठीक है, समेटिव असेसमेंट निम्नलिखित में से अनुपयुक्त है। क्या है? संक्रियात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट निम्नलिखित में से अनुपयुक्त है, यानी कि इनमें से क्या नहीं है? ग्रेड का निर्धारण करना अनुपयुक्त है, क्या नहीं है? ग्रेड का निर्धारण करना। तो क्या जो समेटिव असेसमेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं उसमें ग्रेड का निर्धारण होता है? होता है। प्रस्तावित निम्नलिखित के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। ग्रेड का निर्माण करने के लिए है। प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, यह भी होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। तो संक्रियात्मक मूल्यांकन जो होता है, समेटिव असेसमेंट जो होता है, वो क्या होता है? निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। किसके लिए अनुपयुक्त है? ये जो मूल्यांकन होता है ये क्या होता है? पूरे कोर्स होने के बाद लास्ट में होता है, मतलब सत्र के लास्ट में किया जाता है। इसमें ग्रेड नंबर दिए जाते हैं बच्चों को। तो ये दोनों तो हमारा होगा नहीं, ये दोनों तो इसमें है। इसमें अनुपयुक्त बात की गई है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो प्रगति का आकलन होता है वो संक्रियात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट के दौरान नहीं होता, क्योंकि ये तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान बोल रहे हैं ना कि बीच बीच में उसकी प्रगति का आकलन। तो इसमें ये तो बिल्कुल लास्ट में हो रहा है, तो बीच बीच की प्रगति का आकलन नहीं हो रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट है वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाता है। क्या है? जो वृत्त आरेख है हमारा क्या होता है? ऐतिहासिक अवधि को दर्शाता है। वृत्त आरेख एक वृत्त बना के जो आरेख बनाते हैं, विभिन्न मात्राओं की तुलना करता है। समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। तो यही होगा वृत्त आरेख की समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, यानी कि किसी एक जो वृत्त आरेख होता है किसी एक चीज को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। ठीक है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़के या लड़की के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? जब हम कक्षा 6 यानी कि 6 क्लास की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हर चैप्टर के फर्स्ट शुरू में एक लड़के या लड़की के बारे में थोड़ा सा दिया जाता है कि वो यहाँ जा रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं। तो क्यों जो पुस्तक बनाने वाले हैं यानी कि बुक जो छापने वाले होते हैं, बुक बनाने वाले होते हैं, उनके द्वारा ऐसी रणनीति क्यों अपनाई गई? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक मेकर होते हैं? तो क्या है? पहला, दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। तो पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए तो ये हो नहीं सकता, या फिर सिर्फ ये दिखाना कि लड़के और लड़कियां इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना विकसित करना, यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जाती है। तो ये भी नहीं है कि ये बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जाती है, बल्कि हमारा 3rd बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। क्योंकि अभी आप 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखना कि शुरू में ये दिया, थोड़ा सा दिया जाएगा, उसमें एक दूसरे से या तो शिक्षक से पूछ रहे हैं, कोई लड़का पूछ रहा है, कोई लड़की, यानी कि बच्चे या तो टीचर से पूछ रहे हैं या अपने बड़े भाई बहन से, अपनी फैमिली वालों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ ये था। यानी कि विद्यार्थियों में पूछताछ खोज की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान हैं। ओके, और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है किसी बच्चे से। याद रखिएगा, जो भी बेटा पेडागोजी के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन है क्या। ये आपके लिए नहीं है,
ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि हम टीचर हैं, हम बच्चे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप टीचर हो, आप बच्चे से ये प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये प्रश्न पूछते समय आप किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या है, इतिहास के संदर्भ में कल्पना, स्रोतों का महत्व, संस्कृति का सम्मान, साहित्य का सम्मान। तो संस्कृति और साहित्य तो इसमें है ही नहीं है ना, संस्कृति और साहित्य की तो बात ही नहीं की गई है। स्रोतों का महत्व, स्रोतों का महत्व भी इसमें उतना नहीं है कि स्रोत से क्या होता है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान होंगे और आप कर नहीं चुका पाते हैं, तो आप कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन किसी बच्चे से, तो क्यों पूछ रहे हो। तो स्रोतों के महत्व के लिए नहीं, हम स्रोत से थोड़ी ना बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होगा, इतिहास के संदर्भ में कल्पना, कि हम कल्पना कर सकते हैं कि हम उस समय एक किसान थे, ठीक है, हम कल्पना कर रहे हैं कि हम उस समय एक किसान थे, हम कर नहीं चुका पा रहे, तो अब हम क्या करेंगे। क्या हम अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाके माफी मांगेंगे, उनसे कर माफी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर किसी से हम कर्ज लेकर कर चुकाएंगे, इस तरह की हम कल्पना करेंगे कि फिर, या हम अपनी खेत बेचकर कर चुकाएंगे, मतलब कैसे भी हम कल्पना करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये कल्पना ही तो है, इतिहास के संदर्भ में कल्पना कि हम उस समय थे। और ये अब ये बताइए, हम कल्पना करते हैं ना, आप कल्पना करते हैं कि आपका सीटेट क्लियर होगा, डीएसएसबी क्लियर होगा, हम ऐसे टीचर बन जाएंगे, इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी, करते हैं ना कल्पना। तो हम वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं। तो ये कल्पना क्या है, इतिहास की कल्पना, यानी कि पास्ट की कल्पना। ओके, तो यही हम इसमें क्या कर रहे हैं, कल्पना किया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र यानी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पहला क्या है, पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। पर्यावरण, संसाधन, इनके प्रति दृष्टिकोण कौन विकसित कर रहा है, हमारा भूगोल। और विकास के प्रति, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण कौन विकसित कर रहा है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन हम आगे भी देखते हैं, बहुलवाद को समझना, बहुलवाद को नहीं समझा जा सकता। पर्यावरण एवं संस्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, तो पर्यावरण और स्थानों के बारे में ज्ञान सिर्फ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से विकसित होती है। संस्थानों के इष्टतम नियतन को समझना, ये भी सिर्फ हमारा भूगोल से ही हम समझ पाते हैं। तो हम भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों को पढ़ने से क्या समझ पाएंगे, पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों की दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि हम जब पढ़ते हैं 9th-10th में, हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम इको में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं। तो हम विकास तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, पर्यावरण हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, संसाधन एवं ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, संसाधन एवं विकास हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और विकास वाला चैप्टर हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन होगा कि ये दोनों ही ज्ञान हमें कहां से मिल जाएगा, इतिहास और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक होता है। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है, सत्र के अंत में। सत्र के अंत में तो कौन सा किया जाता है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी देके बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी देके, तो वही होता है इवैल्यूएशन। जो रचनात्मक इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट, जिसके हम क्या बोलते हैं, और एक सबमेटिव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हर 3 महीने पर होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हर 3 महीने पे होता है स्कूल में, और सबमेटिव असेसमेंट बिल्कुल लास्ट में होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, शिक्षण अधिक्रम। मान लो कि ज्योग्राफी के चैप्टर में या हमारे सोशल साइंस में पूरा सिलेबस है, मान लो कि सब में 5-5 है, तो कितना हो गया, 15 चैप्टर हमें करना है पूरा सिलेबस। मैं तो 5 कम बता रही हूँ, ज्यादा चैप्टर हमें पढ़ना होता है। 15 चैप्टर करना है, तो उसको क्या करेंगे, 3 चैप्टर के रूप में या 4 चैप्टर में बांट देते हैं। वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि इतना चैप्टर हो गया, अब इनका असेसमेंट होगा, फिर इतना चैप्टर हो गया, अब इनका असेसमेंट होगा। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, सारे सिलेबस का असेसमेंट होता है, बिल्कुल जो पूरा सिलेबस होने के बाद। ओके, तो जो रचनात्मक असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि बीच बीच में इसको किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जाता है। कक्ष में
पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जाता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता, अगर हम बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो एक ना एक दिन छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ये चीजें पक्षपात और भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके। संविधान के आमुख को प्रदान करने का मतलब हम उन्हें कानून बता रहे हैं, हमें वो भेदभाव को बच्चों के दिल से दूर करना है ना, तो कानून का डर देके हम दिल से किसी चीज को दूर नहीं कर सकते, हम एक डर जगा सकते हैं लोगों में। तो वो क्या है? सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करके, यानी कि जो समाज में वास्तविकता है उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम बच्चों के सामने चर्चा करेंगे, तभी पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह के द्वारा दूर मतलब कि पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है। ओके, पाठ के शिक्षक ब भी पढ़ा रही है। आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? क्या है? एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब, यानी कि शिक्षक का नाम यहाँ ब लिख दिया गया है, अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को पढ़ा रही है, किसी क्षेत्र के, किसी जगह के इतिहास को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो क्या है? विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए। इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं, याद रखिए किसी क्षेत्र का, तो उसमें क्या होगा? अलग अलग समय के बारे में पढ़ाएंगे ना। दिल्ली के बारे में मान लो हम पढ़ा रहे हैं, क्षेत्रीय है, इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो दिल्ली में पहले किसका शासन था, फिर किसका शासन हुआ, किस समय किसका शासन हुआ, फिर किस तरह से यहाँ रजिया सुल्तान बनी थी, उसे हटा दिया गया था, कब हटाया गया था, कितने दिन तक शासन था, यही तो पढ़ाएंगे हम दिल्ली के शासन में। ओके, तो यही है विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। किस तरह से यहाँ पे दास आए, गुलाम वंश का शासन हुआ, कैसे उसे हटा के फिर कैसे मुगलों का शासन हुआ, फिर अंग्रेजों का हुआ, कैसे लोकतंत्र हुआ। यही है, अगर हम दिल्ली के क्षेत्र की बात की रही है, मैं बस अब दिल्ली के क्षेत्र का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि किस तरह वहां समानताओं असमानता, किस तरह मतलब जो वहां पर शासन चल रहा था उसमें किस तरह से समानता थी, असमानता थी, या किस काल में कौन वहां पे शासक बना, इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे। तो वैसे तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होना चाहिए, बाकी भी हम देखते हैं। विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, तो सिर्फ शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना इतिहास की पढ़ाई नहीं है। अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं हमेशा बोलती हूँ, याद करने की बात जहां आएगी वो तो गलत ही हो जाएगा, रटने वाली बात तो गलत होती है भाई पेडालॉजी में, ये याद रखना। ओके, वर्तमान की भूतकाल की समानताओं पर प्रकाश डालना। वर्तमान की भूतकाल यानी कि अभी है और जो पास्ट में था उसकी समानताओं पर प्रकाश डालना। तो सिर्फ हम ये नहीं कर सकते ना, इतिहास में तो हम हर चीज पढ़ाते हैं, ठीक है, हर चीज हम पढ़ाते हैं, हमें डेट के बारे में भी पढ़ाना होता है, नाम भी बताना होता है शासकों का, और क्या होता है फिर उस समय क्या समानता क्या असमानता थी, कैसे कैसे शासकों में मतलब एक शासक था उस समय दिल्ली की क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति हुई, इस तरह की चीजें हमें पढ़ाना होता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। ठीक है, अब है हमारा 71, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। मूल्यांकन दो होता है, एफए और एसए, याद रखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल भी नहीं है समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। बच्चों को श्रेणियों में बांटना, ये भी नहीं है। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, तो ये भी नहीं है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, तो ये बिल्कुल सही है कि मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना कि हम अगर बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं उस तरीके से नहीं सीख पा रहे, हम पढ़ाने का तरीका बदलें। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, ये होता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। याद रखिएगा, मैं अभी लास्ट वीडियो में भी जो इसी का मैं पहला पार्ट करा रही थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम बच्चों के फेवर में काम करेंगे, मतलब बच्चों के फेवर में ही आंसर देंगे। ओके, हम बच्चों के फेवर में आंसर देंगे। जहां बच्चों को पनिशमेंट देने की बात होगी वो आंसर गलत हो जाएगा, जहां बच्चों को रटवाने की बात होगी वो आंसर गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको।
और सभी बच्चों को समान मानकर चलेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि सभी बच्चों में समानता मान के चलेंगे। हम बहुत ही पोलाइट हमें पढ़ाना है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना, थप्पड़ नहीं मारना। आप तो ऐसी बातें बोल होगे कि आप मौखिक रूप से भी मतलब बोल के भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, बोल के भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते आप। यानी कि हम बच्चों से रूडली बोल भी नहीं सकते, बहुत प्यार से बोलते हैं। अगर बच्चे आए ना कि मैडम मैं नहीं करूंगी, मैंने नहीं किया आपका काम, मैंने कॉपी नहीं बनाई, तो कोई बात नहीं बेटा, लाओ मैं बना दूं, ऐसे बोलना है बच्चों को। ओके, वैसे ऐसे नहीं बोलना है, वो तो मजाक कर रही थी। लेकिन क्या है कि हमें पनिशमेंट नहीं देना है बच्चों को। ये पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें पनिशमेंट नहीं देना। अभी जो मैं आपको बता रही थी, कोई बच्चा ऐसे आके बोले कि मुझे नहीं बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी, तो आपको प्यार से समझाना है बच्चों को। बिल्कुल प्यार से समझाओ कि उसका क्या बेनिफिट है। बेटा सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी करिए, आप भी करोगे तभी तो आप सबके साथ चल सकते हैं। इस तरह से प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हमारी ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इतिहास को कल्पित तथा कथा के रूप में चित्रित करने में नहीं, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में। सिर्फ मनोरंजन प्रस्तुत करने की बात नहीं है ना, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। यानी कि जो सामाजिक संरचना है उसका सजीव चित्रण किस तरह से होता है? मूवी दिखा के तो हो सकता है, फिल्म दिखा के तो हो सकता है, सजीव चित्रण तो यही है। फिर है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, तो ये भी नहीं होगा, ज्ञान के भंडार के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो बुक होते हैं, बुक को बहुत ज्यादा महत्व ना देके हमें सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाना है, जो समाज में हो रहा है उससे रिलेट करके पढ़ाना है। तो अंतिम व्यक्तित्व यानी कि अंतिम चीजें हमें सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को मानना है। ओके, नेक्स्ट है तवा मत्स्य संघ। मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तवा मत्स्य संघ में क्या हुआ था कि जंगलों से कुछ लोगों को हटा दिया गया था, वो वहां पे एक बांध बनाया गया था और वहां पे वो मछलियां पकड़ते थे। उस नदी से वो मछलियां पकड़ती थी। जो वैसे आदिवासी लोग थे वहां पे मछलियां पकड़ते थे वो, और वही उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन क्या हुआ, वहां बांध बनाकर वहां पे सरकार द्वारा दे दिया गया ठेकेदारों को वहां पे मछली पालने का काम, और फिर वो मछलियां ठेकेदार पालते थे, वही उसका मतलब कि व्यापार करने लगे। तो वहां जो आदिवासी लोग थे उनकी रोजी रोटी छिन गई। तो उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। सहकारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तवा मत्स्य संघ। ओके, तो ये कहां पे था? तो ये कहां पे था? मध्य प्रदेश में है। ओके, अब देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? ओके, संविधान के अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून के अंतर्गत जो प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 22 में किसके अधिकारों की बात की गई है? तो गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 22 में। ओके, तो इसमें है कि किसके लिए अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है कि पुलिस हिरासत में जो इकबालिया बयान, यानी कि पुलिस के सामने अगर हम कोई बयान दे देते हैं, पुलिस किसी से बयान लेता है, तो कोर्ट में उसकी कोई मान्यता नहीं होती, कोर्ट में उसे सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये चीज संविधान के अनुच्छेद 22 में ही कहा गया है कि जो पुलिस के सामने अगर कोई बयान, कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का बयान देता है, तो कोर्ट में वो बयान मान्य नहीं होता, वो गवाही मान्य नहीं होती है कोर्ट में, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस मारपीट या फिर जबरदस्ती से उससे बयान ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। ये बिल्कुल सही है, संविधान के अनुच्छेद 22 में यही है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। यदि कोई गिरफ्तार करने आता है तो ऐसा नहीं है कि हम पुलिस के डर से साथ में चल जाएंगे, भले हमें ये ना पता हो कि हमने क्या किया है, बल्कि हमें ये पूछने का हक है
कि हम पुलिस से पूछेंगे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे मतलब हमें वारंट दिखाइए कि आप हमें गिरफ्तार क्यों करना चाह रहे हैं। ओके, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी को अरेस्ट करके जेल में ले जाया जाता है, 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और 4 घंटे के भीतर उनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म करना है कि हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो ये है संविधान के अनुच्छेद 22 की बातें। ओके, ये 3 तो संविधान के अनुच्छेद 22 की विशेषता है, और ये जो है कि इकबालिया बयान को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये विशेषता नहीं है, ये मान्य नहीं होता कि पुलिस के सामने आप कोई भी इकबालिया बयान देते हैं, वो मान्य नहीं माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं। बिल्कुल सही है, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने होते हैं? लोगों द्वारा चुने होते हैं, जो आपको 6 क्लास की पॉलिटी में मैं बता चुकी हूँ। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये भी नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये भी नहीं है। विधानसभा के सदस्य होते हैं, उसे विधायिका बोलते हैं, और वो किसके द्वारा चुने हुए थे? लोगों द्वारा वोट डालकर चुने हुए होते हैं। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट ही सही है। गठबंधन सरकार जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटी में कि मध्य प्रदेश का उसमें दिया गया था, या राजस्थान का कहीं का भी, कि 68 निर्वाचन क्षेत्र थे, वहां पे 68 निर्वाचन क्षेत्र थे। तो वहां पे कोई भी सरकार कब बनती? जब आधे से अधिक मतलब कि वहां पे आधे से अधिक विधायक वहां पे चुने जाते। जिस पार्टी के आधे से अधिक विधायक होते तभी 68 अगर वहां पे निर्वाचन क्षेत्र है तो 34 से ज्यादा विधायक किसी पार्टी के होंगे तभी वहां पे उसकी सरकार बन सकती है। और मान लो कि अगर 2 पार्टी मिलकर 34 से ज्यादा ले आते हैं, मतलब विधायक होते हैं, और किसी भी पार्टी का 34 से ज्यादा नहीं हो रहा है, और 2 पार्टियां फिर क्या होती है? गठबंधन की सरकार बनाती है। यानी कि 2 पार्टियां मिल जाती हैं और उनका अगर दोनों का मिलने के बाद 34 से ज्यादा हो रहा है तो वो सरकार बनाती है, वो दोनों पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। ओके, गठबंधन यानी कि जोड़ के, दोनों को जोड़ दिया जाता है, गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है और मैं आपको करा चुकी हूँ और हर बार बोलती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है सीटेट में, और ये पेडालॉजी के क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। पहला ये है। दूसरा है हमारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। तो याद रखिएगा, जो हम उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं यानी कि 9th 10th में जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ओके, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये पढ़ते हैं हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में उच्च प्राथमिक स्तर पर। ओके, अपर प्राइमरी में। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो समाजशास्त्र है यानी कि सोशियोलॉजी, ये हम 10th तक नहीं पढ़ते हैं। या फिर जो पर्यावरण विज्ञान है हमारा, ये भी क्या होता है? इन्वायरमेंटल साइंस होता है। ये भी हम 10th में नहीं पढ़ते, 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा जहाँ पे समाजशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान आएगा ये गलत हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये हम पढ़ते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना। दूसरा है सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना। ये नहीं होगा पदानुक्रमों को स्वीकार करना। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग हमें कम करना है, जो रियल लाइफ है उससे जोड़ के हमें बच्चों को पढ़ाना है, रिलेट करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। याद करने को प्रोत्साहन करना, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, जहां पे याद करने को प्रोत्साहित करने के यानी कि रटने की बात की जाएगी वो पेडालॉजी के क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले उसे रॉन्ग करना आप, कि रटने की बात तो होती ही नहीं है। हम तो रटवा सकते ही नहीं है बच्चों को, हम बच्चों को समझने के लिए बोलेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्र और आरेख, ठीक है, इसका प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वो अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं। विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं तो इसलिए हम पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं, सिर्फ आकर्षक बना रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को इसलिए नहीं पढ़ते हैं, बनाया जाता है मानचित्र और आरेख। अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा को भी स्पष्ट करता है
तो 80 का क्या है कि अवधारणा को भी स्पष्ट करता है हमारा पार्ट, ये मानचित्र और आरेख, और दूसरा है अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं। तो ये ज्यादा आपको हमेशा ही जो पेडागोजी के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ज्यादा सही कौन सा लग रहा है। तो हम इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि अवधारणा को स्पष्ट करता है और पहला क्या है, अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं। तो बिल्कुल सही है कि अवधारणा में नए आयाम को जोड़ता है मानचित्र और आरेख। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है हमारा अवधारणा में नए आयाम को जोड़ता है और अवधारणा को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों भी सही हो सकता है कि अवधारणा को स्पष्ट करने की बात भी हो सकती है कि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैप बना के आप याद करिए, मैप बना के उसको देखिए, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अवधारणा को स्पष्ट करना ये भी हमारा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा कि कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। केस स्टडी के चीजें हम ज्यादातर कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटी की बुक में। ठीक है, क्या निम्नलिखित में होना आवश्यक नहीं, क्या आंदोलन के समाधान, केस स्टडी में क्या होना आवश्यक नहीं है, आंदोलन के समाधान, आंदोलन की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य भी होने चाहिए, आंदोलन से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र भी होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आंदोलन का समाधान हो जाए, समाधान तो हम पढ़ाएंगे ना आगे। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं पॉलिटी में, जैसे कांता के बारे में पढ़ चुके हैं। कांता का क्या था, वो काम करने वाली महिला थी। समानता वाले चैप्टर में याद करिए, कांता की स्टोरी पढ़ चुके हैं। वो जब वोट डालने जाती है तो वहां पे उन्हें समानता दिखता है, लेकिन वही जब वो अपने बच्चे का इलाज कराने जाती है तो वहां पे उसे असमानता का व्यवहार दिखता है कि उसे लंबे लाइन में खड़े होना पड़ता है, और वही जो पैसे वाले हैं वो जाके अपने बच्चे का इलाज करवा के जल्दी आ गए थे। तो वहां पे उस स्टोरी में उसका समाधान नहीं दिखाया गया था कि वहां पे भी कोई आया है और बिल्कुल कानून तो है ही समानता का अधिकार, लेकिन हम जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे पूरी तरह से तब तक वो लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही है कि आंदोलन के समाधान की चीजें जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में दिखाई ही जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कक्षा 8 के विद्यार्थी को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय, मानव संसाधन पढ़ाते समय आप विद्यार्थियों को में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे, यानी कि विद्यार्थियों में क्या बताना चाहेंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आपको क्या लगेगा कि मानव संसाधन पढ़ाते समय आप विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। मानव संसाधन बताया जा रहा है ना, मानव संसाधन का मतलब ही होता है कि मनुष्य, हम खुद एक संसाधन है। मैं संसाधन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, हम खुद एक संसाधन है। हर मनुष्य, संसाधन का मतलब क्या होता है कि वो सारी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में आता हो वो संसाधन है। ठीक है, वो सारी चीजें जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो संसाधन है, और पृथ्वी पर शायद ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते किसी ना किसी रूप में। तो इसलिए हर चीज संसाधन है। हम मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, मनुष्य को ही मानव संसाधन बोला गया है। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो मानव संसाधन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे इस्तेमाल के लायक संसाधन बनाने वाला कौन है, मनुष्य ही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे संसाधन मनुष्य बनाता है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है। तो हम क्या विद्यार्थियों में विकसित करना चाहेंगे, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। बिल्कुल सही है, हम संसाधन के रूप में लोगों का महत्व ही तो विकसित करना चाहते हैं। मानवों द्वारा संसाधन का उपयोग, हम मानव संसाधन पढ़ा रहे हैं तो मानव का महत्व पढ़ा रहे हैं। जनसंख्या का वितरण, मानव संसाधन में जनसंख्या का वितरण नहीं पढ़ाया जाता। भौतिक संसाधनों का महत्व, भौतिक संसाधन मानव संसाधन में नहीं आता है। मानव संसाधन पढ़ा रहे हैं तो संसाधनों के रूप में लोगों का महत्व, मनुष्य का महत्व ही पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्य क्या नहीं है ये देखते हैं हम। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्राम पंचायत का कार्य क्या नहीं है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य होता है, पटवारी का कार्य होता है। कर इकट्ठा करना याद करिएगा, जो खेतों से कर इकट्ठा किया जाता है वो पटवारी करते हैं। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव को चुनती है, तो ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। ओके, तो जो कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? दीवानी यानी कि सिविल कानून, यानी कि जो फैमिली कोर्ट बोलते हैं, फैमिली मैटर बोलते हैं, उसके दायरे में नहीं आता निम्नलिखित में कौन सा कानून? देखिए, जमीन को बेचने से संबंधित विवाद ये आता है, ये दीवानी कानून के जो सिविल कोर्ट होता है, दीवानी कानून जिसे सिविल बोला जाता है, उसमें जमीन जायदाद जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, और जो फैमिली मैटर होता है, जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां या कोई भी तरह के दहेज का, तलाक का, इस तरह के जो मैटर होते हैं वो आते हैं दीवानी यानी कि सिविल केस में। ठीक है, सिविल लॉ में आता है ये सब। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा दायरे में नहीं है। जमीन को बेचने संबंधी है, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तो ये भी क्या है, दीवानी दायरे में ही आता है, सिविल लॉ में ही आता है ये भी, दहेज के लिए महिला को परेशान करना दीवानी कानून के दायरे में नहीं है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना, एक मिनट इसे देखते हैं। तलाक का केस फाइल करना, ये सिविल लॉ में आता है। बच्चों को रखने का दावा करना, ये भी सिविल लॉ में आता है, लेकिन दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये सिविल लॉ में नहीं आता। अगर दहेज के लिए आप किसी महिला को परेशान कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। ठीक है, क्रिमिनल केस हो सकता है, ये सिविल लॉ में नहीं आता है। ओके, तो जमीन बेचने के संबंध में, तलाक के संबंध में, बच्चों के रखरखाव के संबंध में ये सिविल लॉ में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिविल लॉ में क्या आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 85, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत वर्ड पर ध्यान रखिएगा, गलत की बात हमें पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है न्यायपालिका के संबंध में? क्या है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। बिल्कुल है, मैं आपको बता चुकी हूँ, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है कि कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद है, और संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून अगर गलत लग रहा हो तो उसे रद्द करने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका को है। ओके, न्यायपालिका व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ये बिल्कुल गलत है। जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो व्यक्ति और राज्य, दो राज्य सरकार और दो व्यक्तियों के बीच, मतलब किसी के बीच कोई भी विवाद है उसका हल कराने का हक किसमें है? न्यायपालिका के पास ही है, न्याय व्यवस्था के पास ही है, न्यायिक व्यवस्था के पास ही है। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी सही है, अगर हमें कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये तीन तो न्यायपालिका के मतलब न्यायपालिका में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो न्यायपालिका की जो विशेषता मान सकते विशेषता है, लेकिन ये जो है कि वो दो राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा नहीं करता, ये उसकी विशेषता नहीं है, वो कर सकता है निपटारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। अब है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, अभी मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वो समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो अदालत में जा सकते हैं। गलत है, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया, केवल वर्ड नहीं है इसमें। ओके, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वो समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है, वही मैं आपको बोल चुकी हूँ, किसी भी अधिकार का अगर राज्य के द्वारा हमें अधिकार मिला है और उसका पालन नहीं हो रहा है तो हम संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत कोर्ट में जा सकते हैं। आगे है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो अदालत में जा सकता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार के, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार का याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की बात की गई है, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के अनुसार ही हम संवैधानिक उपचार के अधिकार चलेंगे। इसमें मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। ओके, और मौलिक अधिकार जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो भी एक मौलिक अधिकार है, और उसमें मैं अभी आपको ऊपर बता चुकी थी कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। संवैधानिक, यहाँ पे देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात न करके इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, इसलिए आपको जल्दी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है तो हमें जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के लिए दिया गया है।
केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को, केवल की बात फिर आ गई तो ये तो गलत ही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, फिर है 87, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। मैं पढ़ा चुकी हूँ ये आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस लिए हुआ था? जो अफ्रीकन अमेरिकी मतलब अफ्रीका के लोग थे जो अमेरिका में रह रहे थे, काले और गोरों के बीच जो भेदभाव हो रहा था उसके लिए हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। ओके, अफ्रीकन लोगों के लिए जो अमेरिका में रह रहे थे और कार्य, देखिए क्या है, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। बिल्कुल सही है। अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीकन लोग अमेरिका में जाके बस गए थे, उन्हीं के लिए वहां पे ये आंदोलन चला था, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये क्या हुआ था कि अमेरिका में भी यूरोपियों का शासन था और वो क्या कर रहे थे कि अफ्रीकन लोग, अफ्रीका में भी था, अफ्रीका से ले जाके लोगों को वहां पे काम कराते थे अमेरिका में, और फिर वो लोग वहीं पे बस के रह गए। तो अफ्रीकन लोग काले होते हैं, अमेरिकन लोग बहुत गोरे होते हैं, आपको पता है। तो वही है कि वहां अफ्रीकन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था रंग के कारण। तो वही उन्हीं के नागरिकों के लिए समान अधिकार और जाति विभेद की समाप्ति के लिए मांग की गई थी। फिर नेक्स्ट है आपका, ये हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की, नहीं, पुरुषों की बात नहीं करेगी। अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग की। अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की, इसमें देख लीजिए पुरुष, महिला और वरिष्ठ की बात तो की ही नहीं गई है। सभी के समान अधिकार और जातीय विभेद के लिए वहां पे आंदोलन हुआ था, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सब पे ध्यान रखिएगा। ओके, कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत मंजूरी है, वित्त से संबंधित मामले संसद में ही होती है, संसद की मंजूरी पे ही होती है, तो ये गलत है और यही ऑप्शन हमारा सही है इसमें। लेकिन अब जो संसद की जो विशेषता है वो भी एक बार देखते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। बिल्कुल सही है, सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वहां पे, चाहे विपक्ष के हो या पक्ष के हो, जितने भी होते हैं सांसद, वो प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार से, उसी को प्रश्नकाल कहते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन में बेटा आता है कि भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब संसद का सत्र चलता है तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो सांसद होते हैं वो मंत्री से पूछ सकते हैं, जो मंत्री होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हो पक्ष के हो, वो सरकार से सवाल कर सकते हैं उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के बारे में। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका था कि भारतीय संसद के अंग कौन सा नहीं है, इन तीनों का था, एक और दिया गया था, तो ये तीनों तो है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सही है। बस हमारा इसमें नहीं करना था, तो हमारा फर्स्ट गलत है, नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। ये तो हो ही नहीं सकता, याद तो मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ, सबसे पहले काट देना। तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, ये बिल्कुल सही है। तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर हमें बल देना है बच्चों को पढ़ाते समय। केवल तथ्यों पर बल देना, केवल वर्ड जहां आ जाए वो तो गलत ही है। केवल मूल्यों पर बल देना, तो ये भी गलत है। याद करने पर बल देना, ये भी गलत है। तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाक से हो जाएगा। ओके, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, यानी कि जो टीचिंग एड होते हैं, विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सही है, हम यही करेंगे, विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे। लिखवाना मतलब कि रटवाना, रटवाना तो है ही नहीं। सब प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे, ये भी नहीं करें रटकर सीखने का, तो इसमें भी बिल्कुल सीधा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो बेटा ये 2। हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी